तो चैप्टर का नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जर्नी इनसाइड द एटम। इसी को जब जो पुरानी तुम लोग की बुक थी, ठीक है ना, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम दिया गया था। इसी चैप्टर को क्या नाम दिया गया था? तो जर्नी इनसाइड द एटम का मतलब है कि एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में हम लोगों को समझना है, उनके बारे में पढ़ना है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मतलब है कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है और जानना है। क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं जो हम लोग का टॉपिक है, जिसमें जर्नी इनसाइड द एटम हम लोगों को जो पढ़ना है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डाल्टन से। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डाल्टन। हमारे आप लोग सुने होंगे एक डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे। इस नाम से डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले क्या किया था? बात किया था? नहीं किया था। जे थॉमसन ने सबसे पहले बात किया था ना, मतलब एटम के बारे में बताया था। एटम के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था, एटम के बारे में बताया था कि एटम हम उसे कहते हैं जो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। एटम्स आर द सब्सटेंस दैट कांट बी डिविजिबल, जिसको कि हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा में फिर उन्होंने बोला कि एटम हम उसे कहते हैं जो हमको दिखाई न दे। समझ आ रहा है ना? जो हमको दिखाई न दे, मतलब ये समझो कि अगर तुम्हारे जो क्लास टीचर हैं या जो तुम टीचर हैं जो जिस चौक से लिखते हैं, चौक से लिखने के बाद उसको जब क्या करते हैं? इरेज करते हैं। तो इरेज करने के बाद जो छोटा सा पार्टिकल उसमें से रिलीज निकलता है, ठीक है ना, उस पार्टिकल का मिलियन पार्ट, मतलब हजारों करोड़ों पार्ट जो होगा वो एटम है। नहीं समझ में? समझ में आया? एटम वो है जो हमारी आंखों से देख नहीं सकता। एटम वो है जिसको हम लोग और भी डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है ना? ये ऐसा किसका कहना था? डाल्टन का। किसका कहना था? और भी बहुत सारी बातें डाल्टन ने कहा कि अगर कोई एलिमेंट है, डाल्टन ने कहा कि अगर कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट अगर 5 एटम से मिलकर बना है, मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है और वो एलिमेंट कितने एटम से मिलकर बना है? 5। तो जो पांचों एटम है 5 एटम से मिलकर बना है, तो पांचों एटम की जो मास होगी वो क्या होगी? सेम होगी। पांचों एटम की मास जो है क्या होगी? सेम होगी। लेकिन ये भी बात क्या हो गई? पसंद आ रहा है ना? ये भी बात इनकी फेल हो गई। ये भी बात फेल हो गई थी उनकी। उन्होंने कहा कि एटम क्या होता है? क्या होता है? इनडिविजुअल, मतलब एटम डिवाइड नहीं हो सकता है। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने। लेकिन बाद में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, और उन्होंने कहा कि एटम क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। और बाद में एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या किया गया? डिवाइड किया। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? ठीक है ना? तो एटम के बारे में जैसे इन्होंने बोला कि एटम क्या है? एटम वो है जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही तुरंत बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हो गए? एक्टिव मोड में आ गए। इसमें वो किस मोड में आ गए? एक्टिव मोड में आ गए। जैसे कि जे थॉमसन, ठीक है ना, जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड और भी बहुत सारे, गोल्डस्टीन, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है आए और उन्होंने क्या किया? एटम को डिवाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कर दी। किसी खोज कर दी? न्यूट्रॉन की खोज कर दी और कहा कि एटम अकेले नहीं, एटम ऐसा नहीं है कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। एटम को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है ना? तो बाद में एटम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया और उसको नाम दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? बात समझ में आ रहा है ना? तो सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन उसे कहते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज का होता है, और न्यूट्रॉन उसे कहते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो अभी तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि एटम के अंदर क्या हुआ, क्या है। तो एटम तो पहले तो यही डाल्टन का ही कहना था कि एटम के अंदर कुछ भी नहीं है, अब उसको हम डिवाइड, लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि एटम के अंदर कुछ और भी चीजें पाई जाती
क्या पाई जाती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाई जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का खोज है वो किसने किया था? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन। ठीक है ना? आया समझ में? प्रोटॉन का खोज जो है किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने? ठीक है ना? और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक नाम था। ठीक है ना? गोल्डस्टीन का नाम। और प्रोटॉन के बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन था मालूम है? गोल्डस्टीन। तो बुक में देखोगे कि प्रोपोल्ड बाई लिखा होगा। क्या लिखा होगा? प्रोपोल्ड बाई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के बारे में किसने बताया था? लेकिन वास्तव में जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ठीक है ना? आया समझ में? नहीं समझ में आया? ये बात समझ में आया? याद रखना है कि किसकी खोज किसने की थी। अब हम लोग जब आगे बढ़े तो एटम के बारे में हम लोग समझ गए कि एटम हम लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है ना? एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरी मैटर। जो भी मैटर हमको दिख रहा है उन सारे मैटर का क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब एटम अगर नहीं होगा तो कोई किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे हम लोगों के बॉडी का फॉर्मेशन कैसे है? किसकी वजह से है? सेल की वजह से। अगर सेल नहीं होता तो हम लोग के बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता ना। है? कई सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गेनिल्स बनता है, ऑर्गेनिल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। ये पढ़े हो ना तुम लोग? तो उसी तरह से कई सारे एटम मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, एलिमेंट बनेंगे, एलिमेंट मिलेंगे, कंपाउंड बनेंगे, कंपाउंड मिलेंगे, रिएक्शन होगा, फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। क्या है? मैटर। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे हम लोगों के बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। उसी तरह से किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? एटम। इतनी बातें समझ में आई? अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो केवल एटम की बात कर रहे थे। किसी बात कर रहे थे? एटम की बात कर रहे थे। आगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे ही एटम के बारे में किसने बताया? एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया? अभी मैंने बताया था, डाल्टन ने बताया। किसने बताया? डाल्टन ने। डाल्टन ने जैसे ही बताया तो कई सारे साइंटिस्ट आए और कहे कि नहीं, एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? कौन कौन सा? न्यूट्रॉन। तो अब ये हुआ बेटा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो आ गया, लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा और न्यूट्रॉन कहाँ होगा? अब एक बहुत बड़ी समस्या सबके सामने आ गई। नहीं आई? आ गई ना कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, प्रोटॉन कहाँ होगा, न्यूट्रॉन कहाँ होगा? तो सबसे पहले जो है जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने जो है इसके बारे में बताया ना। सबसे पहले जे थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। यही चैप्टर का हम लोग का चैप्टर का नाम यही है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम ना। हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, या कह सकते हो क्या, जर्नी इनसाइड द एटम। जर्नी मतलब एटम के अंदर जो जो चीजें हैं वो कैसे आई, क्यों आई, कब आई, क्या आकर क्या की। ठीक है ना? ये सारी बातें हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। बात समझ आया ना? तो जब एटम के बारे में सब लोग जान गए कि नहीं भाई एटम केवल इंडिविजुअल नहीं है, डिविजिबल कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होंगे? किसने बताया? सबसे पहले किसने बताया? जे थॉमसन ने। क्योंकि इनकी बातें जो भी बताए थे वो एक कॉन्सेप्ट दिए। ठीक है ना? वाटरमेलन उन्होंने लिया। क्या लिया? वाटरमेलन जानते हो ना? तरबूज जो तुम लोग हमेशा घर में खाते रहते हो, ललमी जिसे हिंदी में कहते हैं, लाल कलर का होता है और उसमें जो है बहुत सारे सीड्स होते हैं। जो लाल वाला पार्ट होता है उसे हम लोग खाते हैं और जो सीड्स होता है उसे हम लोग उसे भी खा जाते हो। वाह बेटा क्या बात है! हाँ, गलती से खा जाते होगे, नहीं तुम खा भी जाते हो, कोई ठीक नहीं है। देखना नहीं तो कुछ दिन बाद जो है पेटे में जो है खरबूजा निकलने लगेगा, तरबूजा। समझे? सीड्स मत खा जाया करो। तो वाटर उन्होंने किसका? जे थॉमसन का कहना था कि जो वाटरमेलन में जो एडिबल पार्ट है, एडिबल मतलब खाने वाला जो पार्ट है, क्या है खाने वाला पार्ट? किस कलर का है? लाल कलर का। जो रेड वाला पार्ट है वो प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है ना? और जो उसमें सीड्स हैं, जो कहीं कहीं सीड्स धसे हुए हैं, इम्बेडेड सीड, इम्बेडेड मतलब धसा हुआ, जो सीड्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन।
ठीक है ना। और एक बात और डाल्टन ने कह दिया था पहले ही कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम्स आर न्यूट्रल। तो एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि एटम कोई भी चीज न्यूट्रल कैसे होगा, कोई भी व्यक्ति न्यूट्रल कैसे होगा भाई, जितनी उसमें अच्छाई है उतनी ही बुराई है, तब वो न्यूट्रल होगा। बात समझ आ रहा है ना। उसमें बहुत ज्यादा किसी में अच्छाई आ जाएगी तो भी दिक्कत है, बात समझ आ रहा है ना। बहुत ज्यादा अच्छाई आ जाएगी तो भी वो किसी को जीने नहीं देगा, और बहुत ज्यादा बुराई आ जाएगी तभी दिक्कत है। वो न्यूट्रल तब होगा जब जितनी अच्छाई है उतनी बुराई, तब बैलेंस आएगा। क्या रहेगा, बैलेंस आएगा, नहीं तो क्या होने लगेगा, अनबैलेंस। क्या होने लगेगा, अनबैलेंस। तो एटम्स का कहना था, अरे डाल्टन का कहना था कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब क्या हुआ, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ है ना। लेकिन देखो तरबूज में जो है जितना खाने वाला है उतना दिया है, सीड्स है नहीं ना, सीड्स की संख्या कम है और खाने एडिबल पार्ट की संख्या ज्यादा है। बात समझ आया ना। तो बहुत सारी बातों को देखा गया और बाद में ऐसा हुआ कि मतलब ये कंक्लूजन निकल कर आया कि जो जे थॉमसन का कहना था वो सही नहीं है। लेकिन तभी हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने ही इसकी चर्चा की कि एटम का स्ट्रक्चर भी होगा। अगर हो सकता है कि उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा नहीं किया होता तो आज की साइंस जो है, केमिस्ट्री जो है इतनी आगे नहीं है। बात समझ है ना। अगर कोई चीज कोई पहल करता है तो भाई उसी का नाम होता है, नहीं समझ है भाई। सबको मालूम है कि सफाई करना चाहिए, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान किसने, मोदी जी ने स्टार्ट किया, तो नाम क्या किसका आएगा, आएगा ना, नहीं आएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं है। लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने क्या किया, 80 घाट पर जो है झाड़ू लगाया, कहाँ झाड़ू लगाया, प्रधानमंत्री होकर झाड़ू लगाए, कम बात है ना। कि आप लोग भी क्या होइए जागरूक, भले आप लोग हो चाहे ना हो, यहाँ से निकलेंगे बाहर कचरा करते जाएंगे, है कि नहीं। क्लियर है, समझ आया। मानस बाबू गाल पे हाथ मत रखिए, सीधा बैठिए, रेडी, आगे बढ़े। तो जे थॉमसन के बारे में आप लोग क्लियर हो गए। जे थॉमसन का क्या कहना था, जे थॉमसन का उन्होंने तरबूज लिया, केवल वाटरमेलन ही नहीं लिया बेटा, और बहुत सारे क्रिसमस पडिंग मॉडल नाम दिया गया। क्रिसमस पडिंग आप लोग सुने हैं ना, वो क्रिसमस में एक केक होता है और उस केक में जो है कहीं कहीं जो है क्या होता है, ड्राई फ्रूट, काजू किशमिश पिस्ता बादाम घसा हुआ रहता है। तो उनका कहना था कि जो केक में जो खाने वाला पार्ट है, मतलब जो केक का और हिस्सा है वो क्या है, प्रोटॉन है, और जो कहीं कहीं क्या है, ड्राई फ्रूट्स है, काजू किशमिश पिस्ता बादाम जो उसमें इम्बेडेड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ऐसे उन्होंने कई सारे एग्जांपल दिए। मेन तरबूज आप लोग समझिए, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम इसके द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन के द्वारा। सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में किसने चर्चा किया, एटम। वेरी गुड, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के बारे में चर्चा किया ना बेटा। हमने क्या पूछा अभी क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले किसने चर्चा किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले किसने चर्चा किया, जे थॉमसन ना, जे थॉमसन। इसीलिए बार बार रिवाइज करा रहे हैं कि आप लोग को याद हो जाए, समझ में आया। अब आगे जो है, आगे की बात हम लोग जब करेंगे, जैसे ही देखो कोई भी चीज हमारे समाज में आप लोग देखे होंगे, समाज में अगर कोई एक व्यक्ति अच्छा काम करता है, समाज को छोड़ना, तुम्हारे घर में ही, तुम्हारी रिश्तेदारी में ही अगर मान लो कोई एक व्यक्ति, कोई एक लड़का है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो लोग उसकी खिंचाई करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे ना, कि कैसे जो है उसकी जो अच्छा काम कर रहा है उसमें गलतियां कैसे निकाला जाए, अरे बेकार में ऐसे ही कर रहा है, पागल है, कई तरह की बातें लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उस जमाने में भी लोग उस तरह के रहे होंगे, तो उस समय जो है लोग इस तरह की खिंचाई नहीं करते थे, लोग पढ़ाई में ज्यादा खिंचाई करते थे। तो जैसे ही जे थॉमसन ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डिस्कस किया, वैसे ही कई सारे साइंटिस्ट क्या हो गए, एक्टिव हो गए। जैसे अभी मैंने बताया था कि जैसे ही डाल्टन ने एटम के बारे में बताया कि एटम आर नॉट डिविजिबल, इंडिविजुअल, नॉट डिविजिबल मतलब इंडिविजुअल, वैसे ही कई सारे क्या हुए, साइंटिस्ट एक्टिव हुए और क्या किया, एटम को डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया, उनकी बातों को गलत कर दिया कि नहीं कर दिया, कर दिया। वैसे ही जैसे ही जो है जे थॉमसन ने कहा
कि जो एटम है वो किसकी तरह है, वाटरमेलन की तरह, जिसमें जो ईडिबल पार्ट है वो क्या है, प्रोटॉन है, और जो सीड्स है उसमें जो इमीडिएट सीड है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आदर्श समझ में आ रहा है? नहीं बोल रहे हो, मुही में बोल रहे हो कि ताकि सब सुन भी ना पाए, गलत बोले तो हाँ तेज बोलो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था? जो बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। आज केवल हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी समझा रहे हैं पूरे चैप्टर का, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे बोर्ड पे, ठीक है ना। तो बहुत ही धनवान रिच पर्सन थे, उनकी जो है रेडियो एक्टिविटी की जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। रेडियो एक्टिविटी जानते हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानते हो, यूरेनियम, यूरेनियम सुने हो, जिससे बम वगैरह बनता है, ठीक है ना। तो उनकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेडियो एक्टिव क्या थी, फैक्ट्री थी, ठीक है ना। उसमें जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे वो लोग रिसर्च किया करते थे। उसी में रिसर्च के दौरान जो है क्या हुआ कि उनके जो वर्कर थे उन्होंने बहुत ही अजीब सी बात फाइंड की। क्या फाइंड की, अब उसको बोर्ड पर समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे समझते हैं कि क्या उन्होंने फाइंड की। देखो रदरफोर्ड, RUTHER, रदरफोर्ड, FORD, फोर्ड, ठीक है ना। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हम लोग, ठीक है ना, इसका बहुत सारा नाम है, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है ना, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बहुत सारे नाम है, ठीक है ना। तो रदरफोर्ड के जो क्या थे, पहले तो ये जान जाओ कि बहुत क्या थे, रिच पर्सन थे। क्या थे, रिच पर्सन थे। इनकी क्या थी, रेडियो एक्टिविटी की फैक्ट्री थी, FACTORY, फैक्ट्री थी, ठीक है ना, फैक्ट्री थी, ठीक है ना। उस फैक्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। मतलब कैसा एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो जे थॉमसन को गलत साबित करने का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। लोग लगे हुए थे कि कैसे जो है जे थॉमसन को क्या कर दिया जाए, गलत कर दिया जाए। अब जरा देखो, पहले जे थॉमसन की बातों को समझो बेटा। ये जे थॉमसन का वाटरमेलन है। क्या है, वाटरमेलन है, सॉरी। और इस वाटरमेलन में ऐसा हो रहा है, ये वाटरमेलन है। क्या बेटा, और इस वाटर में रेड इडिबल पार्ट जो है, रेड इडिबल पार्ट, उसे क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया गया ना। और इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं क्या है, इम्बेडेड है, ये है ना, ये कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन क्या है, इम्बेडेड है, ठीक है। ये जो रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है, ये क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन है, रेड इडिबल पार्ट, रेड इडिबल पार्ट, ठीक है ना। और ये जो है, जो निगेटिव चार्ज ब्लैक कलर से हमने किया है, जिसको सीड्स नाम दिया गया, इम्बेडेड सीड, EMBDED, इम्बेडेड, देख लेना, इम्बेडेड, EM डबल भी होगा। जो इम्बेडेड सीड है उसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यहां से जरा देखो तुम लोग कि जो थॉमसन ने स्ट्रक्चर दिया है एटम का, उसमें तुम लोग को दिख रहा है ना कि जो खाने वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब प्रोटॉन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं होगी, नहीं समझ में, समझ आ रहा है। अब क्या हुआ कि जो रदरफोर्ड की जो वर्कर थे वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में वो लोग क्या कर रहे थे कि हीलियम, किसको, हीलियम 2+, ठीक है ना, या अल्फा पार्टिकल, इसे क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा एलिमेंट जिसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना। तो हीलियम अल्फा पार्टिकल को जो है उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, इस पर गिराया, किसको गिराया, एक एटम पर, किसको गिराया, वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उस एक्सपेरिमेंट में एक एटम पे अल्फा पार्टिकल को गिराया। क्या किया, अल्फा पार्टिकल कैसा है नेचर में, पॉजिटिव नेचर, कैसा है नेचर में, पॉजिटिव है, कैसा है बेटा, पॉजिटिव नेचर है,
क्लियर है ना, पॉजिटिव नेचर में है। कैसा है नेचर में, पॉजिटिव। और जरा देखो ये एटम है, ये किसके द्वारा दिया गया एटम है, हम मान लो कि थॉमसन ने दिया है, तो थॉमसन के अकॉर्डिंग हर जगह क्या है, प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, हर जगह प्रोटॉन है, नहीं है, नहीं है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, कहीं कहीं है, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम है। अब जरा सोचो ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पर एटम में जो मैक्सिमम स्पेस है वो कैसी है, पॉजिटिव है। अब जब ये अल्फा पार्टिकल को जाना चाहिए था, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ जाना चाहिए, तो जाकर क्या करना चाहिए था, बोलो, कुछ दिमाग लगाओ। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को यहाँ जाकर टकराना चाहिए था, तो टकरा के क्या करना चाहिए था, बोलो, नहीं समझ आ रहा, टकरा के बेटा ये इसको टकराना चाहिए था और टकरा के वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सुने हो आदर्श, ये बात सुने हो, मैग्नेट पढ़ाया गया होगा 6th 7th में, उसमें भी पढ़ाया गया होगा, सेम पोल रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, उसी तरह से सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ठीक है ना, और अपोजिट चार्ज। अब जरा ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो क्या होना चाहिए था, वापस आ जाना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, थॉमसन के अकॉर्डिंग अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा ये अल्फा पार्टिकल जो गया वो जाने के बाद ऐसे आगे चला गया, ऐसे आगे चला गया, ऐसे आगे चला गया, ऐसे आगे चला गया, ऐसे आगे चला, मतलब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो क्या हो गए, आगे चले गए, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना कोई डिफ्लेक्शन के, डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा था, नहीं समझ में, समझ आ रहा है ना। तो इनकी बात गलत हो गई कि इसका मतलब है कि एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस है वो खाली है, बात समझ आ रहा है ना। इनके अकॉर्डिंग एटम के अंदर ज्यादातर स्पेस जो है वो प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस है वो क्या है, हम लोगों ने नहीं देखा। जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो रदरफोर्ड के वर्कर्स ने देखा कि ज्यादातर एटम के अंदर जो स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी, नहीं है ना, अगर एम्प्टी नहीं होता तो ये कैसे पास कर जाता, एम्प्टी है तभी ना, अगर मान लो बीच में पॉजिटिव मिल गया तो ये जाता और जाकर टकरा कर वापस, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, समझ आ रहा है ना। तो क्लियर हुआ कि जो है इसका मतलब एटम के अंदर पूरा स्पेस खाली है, खाली है, ज्यादातर स्पेस, मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली, मतलब एम्प्टी, क्या है, एम्प्टी है, क्लियर है, पहली बात यहाँ से ये निकली, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो ये है आपका एक एटम, ये है आपका एक एटम, और इस एटम पर हमने गिराया बेटा अल्फा पार्टिकल, क्या गिराया, अल्फा पार्टिकल, और ये ऐसा वैसा अल्फा पार्टिकल नहीं है, बहुत हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल है, कैसा, मतलब बहुत स्पीड से इस अल्फा पार्टिकल को हम लोग गिरा रहे हैं, किस पर, एटम पर, किस पर गिरा रहे हैं, और कितना अल्फा पार्टिकल गिरा रहे हैं ये भी जान जाओ, 10,000 अल्फा पार्टिकल, कितना अल्फा पार्टिकल गिरा रहे हैं, 10,000 अल्फा पार्टिकल गिरा रहे हैं। जब 10,000 अल्फा पार्टिकल को हम लोगों ने इस पर गिराया तो 10,000 अल्फा पार्टिकल में से 99% अल्फा पार्टिकल तो बिना डिफ्लेक्शन के आगे ऐसे चला गया, बात समझ आ रहा है ना, ऐसे चला गया, बिना डिफ्लेक्शन के ऐसे आगे चला गया, ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। अब जब हम लोग जो है ये जो एटम के सेंटर के पास जा रहे हैं, जैसे जैसे देखो सेंटर के पास जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सेंटर के पास अब हम लोग जा रहे हैं, तो जब हम लोग सेंटर के पास जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, इधर सेंटर के पास जा रहे हैं तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, और थोड़ा सा नजदीक जा रहे हैं तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, और थोड़ा सा नजदीक जा रहे हैं तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, और थोड़ा सा नजदीक जा रहे हैं तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, और थोड़ा सा नजदीक जा रहे हैं तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर रहा है, एकदम बीचों बीच जब हम लोगों ने गया तो ये जैसे गया अल्फा पार्टिकल वैसे ही क्या हो गया, वापस आ गया, बात समझ आ रहा है। ये है पूरा एटम का स्ट्रक्चर, ये कहानी हो रही थी। अब इससे बहुत सारी बातें आई, एक तो ये क्लियर हो गया कि अब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस एटम के अंदर जो स्पेस है वो क्या है,
मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी। ये तो एक बात क्लियर हो गया कि मोस्ट स्पेस क्या है इनसाइड एटम इज एम्प्टी। क्या है एम्प्टी। एम्प्टी क्लियर हो गया कि ज्यादातर स्पेस क्या है एम्प्टी है। अब जरा देखो जैसे जैसे सेंटर की तरफ आ रहा है, जैसे जैसे सेंटर की तरफ आ रहा है तो हल्का हल्का डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट कर रहा है। थोड़ा सा नजदीक आया सेंटर की तरफ तो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा और नजदीक आया तो थोड़ा और डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा और नजदीक आया तो और एकदम बीचों बीच गया तो वापस आ गया। तो ये टकरा कर वापस जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि जब ये टकरा कर वापस जा रहा है, अगर ये टकरा कर वापस, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तभी तो यहाँ पर टकराया ये पॉजिटिव चार्ज और टकरा कर वापस चला गया। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो वो निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं होता निगेटिव चार्ज होता तो उसको क्या कर लेता अट्रैक्ट कर लेता। क्या कर लेता अट्रैक्ट कर लेता। बात समझ आ रहा है ना। तो क्लियर हो गया कि एटम। अब यहाँ से रदरफोर्ड ने एक बात निकाला कि एटम के अंदर एक ऐसी जगह है, एटम के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है। मतलब एटम के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। क्या है एक जगह है, उस जगह का नाम दिया गया न्यूक्लियस। उस जगह का क्या नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया। इसीलिए इस मॉडल को और हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। क्या बोलते हैं क्योंकि यहीं से न्यूक्लियस की, अरे न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, यहीं से क्या हुई न्यूक्लियस की खोज हुई। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, सॉरी न्यूक्लियस की खोज हुई। किसकी खोज हुई न्यूक्लियस। समझ में आया ना। क्या कहा कि एटम के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है और उस जगह को नाम दिया गया। समझ में आया नहीं आया समझ में आया आधा समझ में आ रहा ठीक है ना। ओके ये बात क्लियर हो गई। दो बातें हमने आप लोग को बताया। एक बताया कि एटम के अंदर ज्यादातर जो स्पेस है वो एम्प्टी है। दूसरी बात हमने बताया कि एटम के अंदर एक ऐसा स्पेस है जहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है ना। इनसाइड एटम, इनसाइड एटम और स्पेस, inside atom is a space where density of positive charge is maximum। ठीक है ना बेटा। अब एक बात समझ में आ गया। अब एक बात और, यहां से दो बातें तो क्लियर हो गई। तीसरी बात देखो, ये हमने क्या बोला कि ये अल्फा पार्टिकल है। ये अल्फा पार्टिकल क्या कर रहा है या क्या कर रहा है जा रहा है, जाकर इससे टकरा रहा है ना। एक बात और जान जाओ कि हमने क्या बोला था कि 10,000 अल्फा पार्टिकल इस एटम पर गिराया गया और 10,000 अल्फा पार्टिकल में से केवल एक अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ है। 10,000 अल्फा पार्टिकल में से केवल कितना, केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो जैसे गया वैसे ही क्या हुआ वापस आया। केवल एक अल्फा पार्टिकल, और वो गया और जाकर टकरा कर वापस आया। अब एक एग्जांपल समझो ऐसे कि मान लो एक ट्रक है और एक कार है। दो चीजें, एक ट्रक है, ये बड़ा सा जो है वो ट्रक है और ये जो है कार। ये ट्रक है और ये बात समझ आ रही है ना, नहीं समझ आ रही है। अब सोचो कि अगर जो है, अगर बहुत हाई स्पीड से ये ट्रक जो है जाएगी और इस कार को ठोक देगी। बहुत हाई स्पीड से ये क्या करेगी, ट्रक जाएगी और जाकर कार को क्या होगा, कार आगे ही जाएगी कि कहां जाएगी पता नहीं चलेगा, ट्रक ना है, नहीं समझे। अब जरा देखो, अब ये कार जो है, अगर कार ये ट्रक खड़ी है, ट्रक मस्ती में खड़ी है ना, और ये कार खूब तेज जो है अपना स्पीड में आ रहा है कि आज चलो ट्रक वाले को ठोक देते हैं। तो जब आकर इसको ठोकेगी पीछे से, कुछ होगा, ट्रक अपना मस्ती से खड़ा रहेगा कि नहीं, कि कुछ होगा है? नहीं। तो इसमें से इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इसका मतलब है कि जो ये ट्रक है वो क्या है, टू मच हैवी देन
कार से बहुत ज्यादा, तभी ना इसका कोई इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर यही काम वो ये कर दे रहा है तो क्या हो रहा है? क्लियर है ना? समझ में आया? अब जरा देखो, अब हम ये बात जो समझाए हैं, जब ये अल्फा पार्टिकल जब जा रहा था, अल्फा पार्टिकल जब जा रहा था, जाकर एटम से इसे टकराया, इसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से टकराया, तो टकराने के बाद क्या हो, ये बहुत हाई स्पीड से, ये तो एटम के अंदर स्थिर है, एटम के अंदर ये क्या है? रेस्ट में है, खड़ा है, मतलब ये ट्रक है, ये ट्रक है और ये क्या है? और खूब तेज से जा रही है, जाकर इसे क्या हो रही है? टकरा रही है। तो क्या होना चाहिए था? इसको आगे जाना चाहिए था? नहीं गया, क्योंकि ये क्या है? ट्रक है, ट्रक है, इसका मास जो है क्या है? जा रहा है किससे? कार से। टू मच क्या है? तो यहां से क्या क्लियर हुआ कि ये जो यहाँ पर जो पार्टिकल है, जो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, वो क्या है? हैवियर देन, HEAVIER, हैवियर देन किससे? बोलो, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से बहुत ज्यादा, टू मच हैवियर लिख लो, टू मच, मतलब टच से मच नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। और ये बहुत हाई स्पीड, मैंने इसीलिए लिख दिया था हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड से गया और जाकर टकराया, लेकिन टकराने के बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्लियर हुआ? तो तीन बातें निकली। क्या निकली? तीन बात कि एक तो ये बात, एक कंक्लूजन निकला कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ स्पेस क्या होता है? एम्प्टी होता है। दूसरी बात कि एटम के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है और उसको नाम दिया गया न्यूक्लियस, ठीक है ना? और यहीं पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब एटम के बीचों बीच एक ऐसा स्पेस है जहां पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, मतलब प्रोटॉन कहाँ होता है? एटम के बीचों बीच, जिसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? नहीं क्लियर हुआ? और ये भी हुआ कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जो मास है वो टू मच ग्रेटर देन द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मींस मास ऑफ न्यूक्लियस इज हैवियर देन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियस की जो मास है वो अल्फा पार्टिकल के मास से बहुत ज्यादा है। क्लियर है? क्लियर हुआ कि नहीं? ये सारी बात नहीं हुआ? तो ये सारी बातें जो है हम लोगों को क्या करनी है? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में पढ़नी है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको। और क्या नाम है जैसे जानते हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना बेटा? अब जब हम लोग कल डिस्कस करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें जो है, जो जब रदरफोर्ड ये एक्सपेरिमेंट करना था तो रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया था। क्या लिया था? सोने की एक पतला सा लेयर लिया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो है गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया था? क्योंकि गोल्ड ही एक ऐसा क्या है? मेटल है, ठीक है ना? जिसको जितना पतला से पतला चाहे उतना पतला कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग देखते हो झुमका, बाली, नथुनी कितना पतला होता है ना? उसको तोड़ना चाहे औरतें, लड़कियां सब पहनती है, लेकिन कभी टूटता है जल्दी नहीं। कोई जबरदस्ती तोड़ेगा तभी टूटेगा। ऐसे कितना पतला रहता है ना? तो वो सबसे ज्यादा मेलिएबल और सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। कौन? गोल्ड। इसीलिए उन्होंने किसका यूज किया? गोल्ड फॉइल का यूज किया। ये जो हम एटम लिए थे वो गोल्ड फॉइल का एक एटम था। किसका एटम था? अब जो गोल्ड फॉइल लेंगे, बड़ा सा गोल्ड का लेयर लेंगे, तो जो बड़ा सा लेयर होगा वो कई सारे एटम से, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों एटम से बना होगा। उस एक एटम को हमने लेकर तुमको शो किया है। बात समझ आया बेटा? नहीं समझ आया? क्लियर है? कोई दिक्कत है? जब आगे बढ़ा गया, अब क्लियर हो गया कि जो है क्या है? प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। और रदरफोर्ड ने कहा कि ये तो क्लियर हो गया कि ये एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है। क्या है? और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है। और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा रदरफोर्ड का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा। एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। इसमें वो रिवॉल्व करेगा, वो सर्कुलर ऑर्बिट कैसा होगा, क्या होगा, कैसे रिवॉल्व करेगा, इसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं किया। और यहीं पर वो फेल हो जाते हैं। यहीं पर वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। बात समझ आया ना? कि ये इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने जो है नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा, और रिवॉल्व करेगा तो कितना रिवॉल्व करेगा, मतलब
इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कुछ भी इसमें रदरफोर्ड ने, और वहीं पर वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट। रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के अंदर क्या होगा, एटम के अंदर एक जगह है जहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है, कैसे रिवॉल्व कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। वो सर्कुलर पाथ कैसा है मालूम नहीं। बात समझ आ रहा है ना? तो मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी चीज, एनीथिंग, अगर कोई भी चीज क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, तो वो एनर्जी रेडिएट करती है। अगर कोई बॉडी अब क्या करती है, एक्सेलरेट करती है, तो क्या करती है, एनर्जी रेडिएट करती है। मतलब नहीं समझ में आया? मतलब अगर तुम लोग यहाँ से चलोगे पैदल और लंका जाओगे तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करोगे। यहाँ से चलोगे खा पी कर लंका जाओगे तो भूख लग जाएगा ना, वहां गोलगप्पा खाने लोगे, है कि नहीं? नहीं है ना? गोलगप्पा, समोसा, चाट जो भी दिखेगा चाटने लोगे, है कि नहीं? तो एनर्जी रेडिएट की देखिए। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व कर रही है इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ये भी अपनी एनर्जी क्या करेगी? कोई भी चीज बेटा, जैसे पंखा चल रही है, तो पंखा चल रही है तो एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं, रेडिएट कर रही है कि नहीं? बल्ब जल रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? कोई भी चीज अगर मोशन कर रही है, बल्ब तो मोशन नहीं कर रही है, सॉरी, ठीक है ना? पंखा अगर चल रही है तो ये एनर्जी लूज कर रही है। हम लोग देख लो, हम लोग चलेंगे, हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते भूख लग गया है, नहीं समझे, ठीक है ना? तो एनर्जी रेडिएट हम भी कर रहे हैं क्योंकि चिल्ला रहे हैं, चल नहीं रहे लेकिन हमारी इंजन चल रही है। शरीर के अंदर इंजन है ना, बहुत सारा पेट है, एक इंजन डैमेज हुआ तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे, हमेशा के लिए डैमेज हो जाएंगे। तो मैक्सवेल का क्या कहना था कि अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट करेगी तो एनर्जी, और यहीं पर जो है रदरफोर्ड क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो कि जो है तुम यहाँ से खा पी कर निकले, मान लो कि यहाँ से तुम खा पी कर फुल एनर्जी के साथ घर से निकले, पैदल चले, ठीक है ना, और पैदल चलते चलते लंका पहुंच गए। फिर तुमको मन किया कि आज चलते हैं दुर्गा कुंड, लंका से चले गए, यहाँ से लंका गए होगे तो कुछ एनर्जी लूज हुई होगी, ठीक है ना? फिर वहां से चले दुर्गा कुंड गए होगे तो कुछ और एनर्जी लूज हुई होगी। फिर वहां से चले तुम और चले गए भेलूपुर, कुछ और एनर्जी लूज हुई। फिर वहां से चले गए सिगरा, और एनर्जी लूज हो गई। फिर वहां से मन बनाया और चले गए कैंट स्टेशन देखने, वहां जाते जाते तुम्हारी एनर्जी पूरी क्या हो गई, खत्म हो गई, और तुम्हारे पास पैसा भी नहीं है, पटोरा भी नहीं है। नहीं समझ आया? तो अब उस कंडीशन में क्या होगा, अब उस कंडीशन में क्या होगा, तुमको वहां से घर आना है, तुमको वहां से आना है, और तुम पूरी एनर्जी जो है जाने में क्या कर चुके हो, खत्म कर चुके हो। तो तुम क्या अपने घर आ पाओगे? आते आते क्या हो जाओगे, स्वाहा। नहीं हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो आते आते जो है कहीं जो है नाले वाले में, है ना? सही बात बोले ना? उसी तरह से अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार केवल मूव ही करेगी, और कहां मूव करेगी अगर ये क्लियर नहीं होगा, तो चलते चलते एक समय ये न्यूक्लियस से इतनी दूर चली जाएगी कि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं समझ आया? अगर वही काम तुम जो है तुम घूम रहे थे और तुम जो है अपने घर के अगल बगल आस पास जो है घूमते रहते, अगल बगल खेलते रहते, कैंट देखने नहीं गए होते, तो जैसे ही तुमको भूख लगती, मान लो तुम्हारा घर यहाँ है और यहाँ अगल बगल 100-200 मीटर के दायरे में तुम खेल रहे हो, तो जैसे ही तुमको भूख लगेगी तो कितनी भी एनर्जी लूज होगी तो तुम अपने घर पहुंच जाओगे। अगर मान लो नहीं भी पहुंचोगे तो ये स्थिति नहीं आएगा कि नाले में गिर जाओ, घर वाले ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाएंगे ना। लेकिन वहां पहुंचने में घर वालों को बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। बस यही काम किसके साथ हुआ बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ हुआ, ठीक है ना? तब जो है नील बोर नाम के साइंटिस्ट आए। कौन आया? नील बोर नाम के साइंटिस्ट आए और नील बोर मॉडल ऑफ एटम दिया। क्या दिया? नील बोर ने बोर मॉडल ऑफ एटम दिया, ठीक है ना? और उसके बारे में अब देखो जो है आदर्श सर ऐसे कर रहा है कि अब ऊपर से जा रहा है हमारा, ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग बोर मॉडल ऑफ एटम क्या किया जाएगा, कल चर्चा करेंगे। समझ में आ गया इतना बात? इसमें कोई डाउट है? नहीं। ये सारी बातें आप लोग के बुक में है, आप लोग रिवीजन कीजिए, पढ़िए, जो नहीं समझ में आएगा वो हम क्या करेंगे, बताएंगे। अभी आप लोग पढ़िए पूरा,
जितनी बातें हम समझाएं, कोई दिक्कत? नहीं हुआ? और